नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र, जिसमें हम लोग आज से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजनीतिकवाद। और राजनीतिकवाद में पहले हम लोग पढ़ेंगे उदारवाद। तो उदारवाद क्या होता है, लिबरलिज्म, उसकी अर्थ क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, इसका विकास कैसे हुआ, परंपरागत एवं आधुनिक उदारवाद हम लोग पढ़ेंगे और साथ में ही नव उदारवाद भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग उदारवाद का अर्थ क्या होता है। तो भाई ये सारी चीज़ें, अगर इसका आपको पीडीएफ लेना है तो हमारी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्लस हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे वो भी लॉन्च कर दिया गया है। नित्य एग्जाम पॉइंटर हम नाम डाल के सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं। सारे कोर्स आपको वहाँ भी जो है देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, लिबरलिज्म क्या होता है। तो उदारवाद जो है वो क्या है भाई, कि शब्द ये अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का ये हिंदी अनुवाद ही है जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द किससे हुई है, लिबर्टी से हुई है। अब आपने स्वतंत्रता पढ़ा था भाई, स्वतंत्रता में भी लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होता है। और ये जो उदारवाद है इसकी भी उत्पत्ति लिबर्टी से हुई है, यानी कि जो उदारवाद है वो कहीं ना कहीं लिबर्टी से बहुत ज़्यादा संबंधित है। तो इस दृष्टि से यह क्या है भाई, स्वतंत्रता से ही क्या है, संबंधित है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। तो इस अर्थ में उदारवाद का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि लिबरलिज्म जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबरालिस शब्द से भी संबंधित माना जाता है। जिस शब्द का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता से जो है वो लगाया जाता है। तो उदारवाद को परिभाषित करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है, क्या जान लेना जरूरी है, कि ये जो उदारवाद है ये अनुदारवाद का उल्टा नहीं है। तो जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसको कंपैरिजन, मतलब इसका जो विलोम होता है उल्टा, यानी कि उदारवाद अनुदारवाद, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो अनुदारवादी होते हैं वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का तीव्र विरोध करते हैं, जबकि जो उदारवादी हैं उन परिवर्तनों के समर्थक हैं जिससे कि मानवीय स्वतंत्रता का पोषण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो उदारवादी थे तो वो सभी परिवर्तनों का क्या करते थे, समर्थन करते थे। किन किन परिवर्तनों का, जिनसे मानवीय स्वतंत्रता का क्या होता था, पोषण होता था। तो उदारवाद के बारे में यह कहना भी गलत है कि यह व्यक्तिवाद है। भाई उदारवाद व्यक्तिवाद भी नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कराई जा रही हैं और कंपेरिजन करके भी बताई जा रही हैं कि उदारवाद क्या है, अनुदारवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझते चलना है। तो 19वीं सदी के अंत तक तो उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई विशेष अंतर नहीं था। कब तक, 19वीं सदी तक। व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को ही क्या कहा जाता था, उदारवाद कहा जाता था। लेकिन आज व्यक्ति की बजाय समस्त समाज के कल्याण पर ही जोर देने की बात जो है उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत है। तो भाई व्यक्ति से एक व्यक्ति को छोड़ करके अब पूरे समाज यानी समस्त समाज के कल्याण पर जोर देने की बात कर रहा है। कौन कर रहा है, उदारवाद कर रहा है। और वही जो है इसका प्रमुख सिद्धांत भी है। तो इसी तरह उदारवाद और लोकतंत्र भी समानार्थी नहीं है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को कंपेयर करते आपको बता रहे हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्योंकि जो उदारवाद होता है इसका मूल लक्ष्य क्या है, स्वतंत्रता है, जबकि लोकतंत्र का क्या होता है, समानता है। ठीक है, चलो। तो उदारवाद का मूल लक्ष्य क्या हो गया भाई, स्वतंत्रता। और लोकतंत्र का जो मूल लक्ष्य है वो क्या हो गया, समानता। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सत्य तो यह है कि जो उदारवाद है उसका संबंध स्वतंत्रता से है, जो कि क्या होता है, बहुआयामी होता है, और जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। उदारवाद को परिभाषित करते हुए मैकवर्गन ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद को पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण है और उनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा क्या है, व्यक्तिवाद है। तो उदारवाद को पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण माना है मैकवर्गन ने, जिनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा क्या है, वो है व्यक्तिवाद। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि उदारवाद की परिभाषा। तो कुछ विद्वानों ने या हमारे विचारकों ने उदारवाद की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हेरिक पीटर के
अनुसार फेरिक पीटर महोदय ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप से स्वतंत्रता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। तो आप चीज़ें समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता क्या है, उदारवाद का ही सार है। ये किसने कहा था? हेरिक पीटर महोदय ने। ठीक है। हेराल्ड लास्की महोदय ने क्या कहा था? उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं बल्कि क्या है, दिमाग में रहने वाली एक अर्थात चित्र प्रकृति है। ठीक है। आशीर्वादों के अनुसार उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा न होकर के निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। तो ये किसने कहा था? आशीर्वादम महोदय ने कहा था। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जानते होंगे, इसके अनुसार दर्शन या विचारधारा के रूप में उदारवाद की परिभाषा प्रशासन और रीति और नीति के रूप में समाज के संगठनकारी सिद्धांत और व्यक्ति व समुदाय के लिए जीवन पद्धति में स्वतंत्रता के प्रति जो प्रतिबद्ध विचार है उसके रूप में यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इसको भी स्वतंत्रता से यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भी जोड़ा है। तो सार्टोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का क्या है, सिद्धांत है तथा व्यवहारवाद है। लुई वेसरमैन के अनुसार उदारवाद को भावनात्मक वैचारिक दृष्टि से एक ऐसे आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को क्या करता है, समर्पित रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो अब हम लोग देखते हैं साधारण शब्दों में। तो साधारण शब्दों में अगर उदारवाद के बारे में बताया जाए तो साधारण शब्दों में उदारवाद एक ऐसा दर्शन या विचारधारा है जो कि सत्ता के केंद्रीयकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी व्यवस्था का क्या करता है, विरोध करता है। तो यहाँ पर आपको ये नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सत्ता के केंद्रीयकरण तथा प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का क्या करता है, ये विरोध करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या करता है, समर्थन करता है। तो यहाँ से आप लोग उदारवाद का मतलब यह समझ जाएंगे। अपने संकीर्ण अर्थ में अगर देखा जाए तो उदारवाद अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र जैसे विषयों तक ही सरोकार रखता है, जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का वितरण और शासकों के चुनने और हटाने की वकालत करता है। तो ये हो गया संकीर्ण अर्थ में। अगर व्यापक अर्थों में हम लोग देखें तो व्यापक अर्थ में यह एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण है जो कि मानव के विभिन्न बौद्धिक, नैतिक और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के विश्लेषण एवं एकीकरण का क्या है, प्रयास करता है। तो जाहिर सी बात है भाई, व्यापक अर्थों में हम लोग इतने सारे पक्षों से इसको कनेक्ट कर करके देखते हैं, जबकि संकीर्ण अर्थों में केवल अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों तक ही सीमित इसको रखते हैं। तो सामाजिक क्षेत्रों में यह धर्मनिरपेक्षता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं और समर्थन करके धार्मिक रूढ़िवाद से मानवीय स्वतंत्रता की क्या करता है, यहाँ पर आपकी रक्षा करता है। तो आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार का क्या है, समर्थक है और बुर्जुआ उदारवादियों के रूप में यह राज्य को आवश्यक बुराई बताकर व्यक्तिवाद का क्या करता है, समर्थन करता है। तो समाजवादियों के रूप में यह उत्पादन हो गया और वितरण हो गया, इस पर राज्य के नियंत्रण की क्या करता है, यहाँ पर वकालत करता है। इस तरह उदारवाद दो विरोधी प्रवृत्तियों के बीच में फंस करके क्या हो जाता है भाई, रह जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो राजनीतिक क्षेत्र में यह जो है, यह व्यक्ति को अधिक से अधिक छूट देने का क्या है, पक्षधर है। राजनीतिक क्षेत्र में बोलता है कि यह जो है व्यक्तियों को पूरी तरीके से एकदम फ्री किया जाए, उस पर कोई भी प्रतिबंध न लगाया जाए, ताकि क्या हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से क्या हो पाए, विकास हो पाए। तो उदारवाद राजनीतिक क्षेत्र में संसदीय प्रजातंत्र का समर्थक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको नोट करना है कि उदारवाद क्या करता है भाई, संसदीय प्रजातंत्र का समर्थन करता है। शक्तियों के पृथक्करण, कानून का शासन और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी व्यवस्था का क्या है, ये पक्षधर है। अतः उदारवाद अपने हर रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही पोषक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। यह जीवन को
जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दमन का क्या करता है भाई, विरोध करता है, विरोधी है, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के दमन का क्या करता है, ये विरोध करता है। तो अपने इस रूप में यह गतिशील दर्शन है जिसका ध्येय क्या है भाई, मानव की स्वतंत्रता और परिवर्तनशील परिस्थितियों में इस ध्येय की प्राप्ति के लिए क्या करना, अनुकूल मार्ग का क्या करना, अनुसरण करना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया गतिशील दर्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप कमेंट कर करके हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं, बिल्कुल कभी भी किसी भी टाइम। उदारवाद का उदय और हम लोग विकास देखेंगे तो द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म। तो राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उदारवाद का उदय क्या है, अनेक प्रवृत्तियों का परिणाम है, जिनमें सब हम लोग देखेंगे पहला औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। तो मध्य युग में क्या था भाई, लोगों का आर्थिक और धार्मिक जीवन पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था। स्टोरी है, बिल्कुल बड़े आराम से सुनना है। वे क्या थे भाई, चर्च और सामंतों के नियंत्रण में रहते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि अब बड़े बड़े कारखानों की जब स्थापना हो गई तो इसके परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ कि उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो इससे जो आर्थिक सत्ता थी वो सामंत वर्ग के हाथों से निकल करके उच्च मध्यम वर्ग के हाथों में स्थानांतरित हो गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नए उद्योगपतियों और श्रमिक वर्ग का क्या हो गया, वहाँ पर उदय हो गया, और इन उद्योगपतियों द्वारा अधिकतम लाभ कमाने के लिए राज्य के अहस्तक्षेपवादी स्वरूप का क्या किया, समर्थन किया। भैया राज्य जो है वो ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। जब ज़्यादा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि इन लोगों को अधिकतम लाभ जैसे चाहेंगे मनमानी अपना कमाएंगे। तो दूसरी ओर इन उद्योगपतियों द्वारा जो श्रमिक वर्ग था उसका शोषण करने के कारण क्या हो गया कि राज्य के नियंत्रण व हस्तक्षेप का विचार अस्तित्व में धीरे धीरे आने लगा। ठीक है, कि जब ये शोषण करने लगे तो ये हुआ कि भाई इस पर राज्य का नियंत्रण अब स्थापित किया जाना चाहिए, राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं से ये विचार अस्तित्व में आने लगा। इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता की भावना क्या हो गई, उदारवाद का आधार बन गई। समझ रहे हैं? तो यहाँ से ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में बिल्कुल बनाए रखना है। दूसरा है निरंकुशतावाद के विरुद्ध क्या थी, ये प्रतिक्रिया थी। तो उदारवाद का जो उदय है उसका प्रमुख कारण क्या था, निरंकुशतावादी सरकारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ कि निरंकुश राजतंत्र क्या था, विद्यमान था। कुछ शासकों ने अपने आप को ईश्वर का अवतार कह करके निरंकुशवाद की स्थापना की थी। जैसे कि आप लोग देखेंगे लुई 14वें ने क्या कहा था कि मैं ही राज्य क्या है, ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो जॉन लॉक थे, जे.एफ. मिल थे और हर्बर्ट स्पेंसर थे, टी.एच. ग्रीन महोदय थे, इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों की अवधारणा को क्या किया, प्रतिपादित किया, जिससे कि यहाँ पर आपका क्या होता है, उदारवाद का यहाँ पर उदय होता है। अब हम लोग नवजागरण काल में देखते हैं तो मध्य युग में मनुष्य के जीवन के सभी पक्षों पर क्या था भाई, धर्म और चर्च का नियंत्रण स्थापित था। व्यक्ति पारलौकिकता में विश्वास करता था। पारलौकिकता मतलब कि ईश्वर और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये होगा। तो पारलौकिकता में विश्वास करता था, पृथ्वी पर यानी कि जो वास्तविकता है उस पर विश्वास नहीं करता था। तो चिंतन का एकमात्र केंद्र क्या था उस समय, ईश्वर। ठीक है, उसके कारण जो है प्रगति बिल्कुल भी संभव नहीं थी। लेकिन नवजागरण ने व्यक्तियों के दृष्टिकोण को क्या बना दिया, लौकिक बना दिया कि भैया पृथ्वी पर ही रहो, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, अपना विकास करो, लोगों का कल्याण करो। तो मध्ययुगीन अंधविश्वासों का खंडन कर मनुष्य को पुनः विवेकशील बनाया गया और इस प्रकार नवजागरण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देकर उदारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। तो जहाँ पर भी स्वतंत्रता आ जाएगी वहाँ पर उदारवाद जो है तुरंत आ जाएगा। तो धर्म सुधार आंदोलन जो है हमारा अगला टॉपिक है, ये किस प्रकार से योगदान करता है उदारवाद के उदय में। तो धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में चर्च का आधिपत्य था, पोप को ईश्वर का प्रतिरूप समझा जाता था और धार्मिक मामलों में वही क्या था, सर्वोच्च था, व्यक्ति उसका दास था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने क्या किया कि पोप की इस निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मार्टिन लूथर का नाम आप सुने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूथर
लेकिन इस विद्रोह का काल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने क्या किया, समर्थन भी किया था। और इनकी यह धारणा थी कि जो व्यक्ति है, जो धर्म है वो व्यक्ति के निजी विश्वास की वस्तु है। क्या है भाई, जो धर्म है वो व्यक्ति के निजी विश्वास की वस्तु है। व्यक्ति व ईश्वर के मध्य संबंध के लिए चर्च या फिर पोप के मध्यस्थता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। समझ रहे हैं ना। तो यानी ये जो धर्म और पोप जो है मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे थे, उनने कहा कि भैया इन मध्यस्थों को हटाओ, ये जो है व्यक्ति के निजी विश्वास की जो है वस्तु है। व्यक्ति जो है ऑटोमेटिक ईश्वर के मध्य जो है संबंध वो बना सकता है। तो धर्म सुधार आंदोलन से जो है इस भावना को बल मिला और व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्र में भी जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसी जो है बातें चली। इस प्रकार इस धार्मिक आंदोलन ने व्यक्ति को चर्च की दासता से मुक्त कराने में क्या किया, अहम भूमिका का यहाँ पर निर्वहन किया। अगला जो है हम लोग देखते हैं फिर परंपरागत या फिर उदारवादी, नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद। ठीक है, तो परंपरागत उदारवाद यहाँ पर या काट देंगे। उदारवाद का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो क्या था भाई, बिल्कुल नकारात्मक था। उदारवाद निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग से ही क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेकशीलता और व्यक्तिवाद पर क्या देता था, यहाँ पर बल देता था। परंपरागत उदारवाद में राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या किया गया, विरोधी माना गया, क्योंकि राज्य के नकारात्मक कार्यों से क्या हुआ, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों का यहाँ पर क्या होता था, हनन होता था। तो समझ गए होंगे। इसलिए परंपरागत यानी कि नकारात्मक उदारवादी राज्यों को आवश्यक क्या मानते थे, राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। ठीक है, जो परंपरागत जो उदारवादी थे वो क्या मानते थे भाई, राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। उन्होंने राज्य के हस्तक्षेपवादी स्वरूप पर क्या दिया है, बल दिया है। तो जॉन लॉक हो गए, जेम्स मिल हो गए, जे.एफ. मिल हो गए और एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो और यहाँ पर बेंथम हो गए, हाव हाउस हो गए, ये सारे लोग क्या करते थे भाई, परंपरागत उदारवाद का समर्थक इन लोगों को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परंपरागतवादी का समर्थन कौन है और आधुनिक का समर्थन कौन है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखते हैं परंपरागत उदारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी विशेषताओं में हम लोग देखेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या होता था, व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था रखते थे। व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के बंधनों का ये क्या करते थे, विरोध करते थे और निरंकुश व स्वेच्छाचारी कानून का क्या करते थे, विरोध करते थे और विधि व विवेक युक्त शासन में आस्था रखते थे। हस्तक्षेपवादी राज्य में ये विश्वास करते थे। व्यक्ति अपने शरीर, मस्तिष्क और हितों का सर्वोच्च क्या होता है, निर्णायक होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता की सुरक्षा पर बल देते थे। व्यक्ति की स्वामीहीन अवधारणा में क्या करते थे, आस्था रखते थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं के औचित्य का आधार उपयोगिता हो, ऐसा इन लोगों का विचार था। आवश्यक होने पर सत्ता के विरुद्ध संघर्ष व क्रांति भी उचित है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये परंपरागत जो उदारवादी हैं ये संघर्ष और क्रांति को उचित मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो ये बिल्कुल मानते हैं। दूसरा जो है सकारात्मक यानी कि आधुनिक उदारवाद। तो परंपरागत जो उदारवाद था उसको हम लोग क्या मानते हैं, नकारात्मक माना जाता है। ये बिल्कुल नोट करके रखना है। और जो आधुनिक उदारवाद है उसको क्या माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। तो 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारों ने परंपरागत उदारवाद में समय की मांग के अनुसार संशोधन व परिवर्तन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक सकारात्मक उदारवाद कहते हैं। तो आधुनिक उदारवाद मूल उदारवाद की समाप्ति जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें परिवर्तन है। अपितु यह समाजवादी युग के प्रसंग में मूल उदारवाद का क्या हो गया, नवीन संस्करण यहाँ पर बना दिया गया। तो आधुनिक उदारवादियों में टी.एच. ग्रीन, रिची, हाफ, कीन्स, मैकफर्सन और लास्की ये सब क्या हैं, प्रमुख हैं। तो नाम भी आपको याद रखना है, उसमें कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन परंपरागत उदारवादी
विचारक था, कौन जो है आधुनिक था। तो आधुनिक उदारवाद के समर्थक ये क्या मानते थे भाई, राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नकारात्मक परंपरागत वाले राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे, जबकि ये लोग राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानते थे। ये ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो राज्य को लोगों को हित के विकास और सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक और कल्याणकारी संस्था मानते हैं। ठीक है, सकारात्मक और कल्याणकारी संस्था मानते हैं, आवश्यक बुराई बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो उदारवादी जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक दायित्वों की पूर्ति हेतु राज्य द्वारा सकारात्मक भूमिका को उचित मानते हैं। उदारवादी संवैधानिक, प्रजातांत्रिक व संसदीय तरीकों से समाज में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना चाहते हैं। ये अपेक्षा करते हैं कि नागरिकों में व्याप्त भूख, गरीबी और बीमारी जैसी जो बुराइयां हैं उनका राज्य निवारण करे तथा लोगों के प्रगति व विकास के लिए निरंतर प्रयास करें। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सकारात्मक या फिर जिसे हम आधुनिक उदारवाद बोलते हैं उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। राज्य एक नैतिक और कल्याणकारी संस्था है। राज्य एक आवश्यक बुराई बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के विरोधी नहीं, क्या हैं, सहयोगी हैं और पूरक हैं। सभी नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है, राज्य का दायित्व है। व्यक्ति की स्वतंत्रताएं व अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित हैं। राज्य का अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण जो है वो क्या है, नियंत्रण है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिवर्तन के लिए राज्य द्वारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक विधियों को क्या करना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। राज्य की शक्तियां असीमित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। उन पर यथोचित मर्यादाएं बिल्कुल भी होनी चाहिए। लोक प्रभुता एवं विधि के शासन में अटूट आस्था जो है इन लोगों का रहता था, ये लोग रखते थे। अब हम लोग देखते हैं परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में तुलना, कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि इनमें से क्या अंतर है। तो परंपरागत व आधुनिक उदारवाद के दोनों ही स्वरूप में व्यक्ति को संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु मानते हैं। किसको, व्यक्ति को ही संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना गया है। वे व्यक्ति को साध्य मानते हुए राज्य सहित अन्य सभी संगठनों को एक साधन के रूप में मानते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को या और सारे जो संगठन उनका साधन मानते हैं। दोनों ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सर्वोपरि मानते हैं। व्यक्ति को स्वामीहीन मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रखना है। नकारात्मक व सकारात्मक उदारवाद के बीच में अगर हम लोग अंतर देखें तो ये अधिकारों को सर्वोपरि मानते हैं, व्यक्ति को स्वामीहीन मानते हैं। सारी चीज़ें लगभग वही हैं। नकारात्मक, सकारात्मक हम लोग परंपरागत और आधुनिक मानते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद के अंतर को निम्न बिंदुओं के आधार पर भी समझा जा सकता है। तो आइए हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमुख समर्थकों की दृष्टि से जो अंतर है वो हम लोग जानते हैं कि परंपरागत उदारवाद का समर्थन कौन कौन किया भाई, लॉक, स्मिथ, रिकार्डो, बेंथम आदि ने किया। आधुनिक उदारवाद का समर्थन टी.एच. ग्रीन, रिची, हॉब्सन, कीन्स और लास्की आदि ने किया। तो यहाँ से चीज़ें आपको नोट कर लेना है कि कौन जो है परंपरागतवादी जो है विचार का समर्थक था और कौन आधुनिक उदारवाद का समर्थक था। दूसरा है विकास के आधार पर अंतर। तो परंपरागत जो उदारवाद है उसका विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ, जबकि आधुनिक उदारवाद का विकास कब हुआ, 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक माना जाता है। उदय के कारणों के आधार पर अगर देखा जाए भाई तो परंपरागत जो उदारवाद है उसके पीछे निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद व पोपवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का कारण रहा। ठीक है, जबकि जो आधुनिक उदारवाद है उसका उदय पूंजीवादी व्यवस्था और मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर होती जा रही होंगी कि आखिर क्या क्या है। अगला जो है राज्य के प्रति धारणा के आधार पर अगर हम लोग अंतर देखें तो परंपरागत जो उदारवादी है वो राज्य को एक आवश्यक
क्या मानते हैं भाई, बुराई मानते हैं। तो यहाँ पर जो है आप बुराई नोट कर लेंगे, यहाँ पर छूट गया है। जबकि जो आधुनिक उदारवादी हैं वो राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको बताया गया था। राज्य के स्वरूप के आधार पर अगर अंतर किया जाए तो जो परंपरागत उदारवादी हैं वो अहस्तक्षेपवादी राज्य में आस्था रखते हैं, जबकि जो आधुनिक उदारवादी हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वतंत्रता के आधार पर अगर अंतर देखा जाए तो परंपरागत जो उदारवादी हैं वो असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं भाई, जबकि जो आधुनिक उदारवादी हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, घर, सामाजिक व राज्य हित में प्रतिबंध आवश्यक मानते हैं। तो कुछ जो है प्रतिबंध उनको राज्य हित में, सामाजिक हित में लगाया जा सकता है। अधिकारों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो परंपरागत उदारवादी हैं वो व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों को नैसर्गिक मानते हैं, जबकि जो आधुनिक उदारवाद हैं वो व्यक्ति के अधिकारों को राज्य द्वारा प्रदत्त व संरक्षित मानते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अगर हम लोग अंतर देखें तो जो परंपरागतवादी हैं वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका को स्वीकार करते हैं, जबकि जो आधुनिक वाले हैं वो विकास के लिए राज्य की भूमिका व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं। तो ये सारे अंतर आप जो है ऐसे एक चार्ट बना करके यहाँ पे परंपरागतवादी लिखेंगे, यहाँ पर आधुनिक, ये सारी चीज़ें ऐसे आप नोट रखेंगे तो जैसे ही आप कॉपी पलटेंगे फटाक से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इस प्रकार परंपरागत जो उदारवाद है व आधुनिक उदारवाद है उसमें अंतर पाया जाता है, लेकिन दोनों ही प्रकार के समर्थक व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते हैं। तो ये कॉमन है, दोनों ही उदारवादी क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नौ उदारवाद या फिर जिसे हम समकालीन उदारवाद जो है बोलते हैं, नियो लिबरलिज्म। तो हेराल्ड जे लास्की महोदय हैं, इन्होंने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में राज्य के उदारवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया और लास्की के अनुसार लोगों द्वारा संपदा अर्जित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, परंतु संपन्न वर्ग पर भारी कर लगाकर आर्थिक विषमताओं को कम किया जाना चाहिए। किसने कहा था भाई? हेराल्ड जे लास्की महोदय ने। आर्यम मैकाइवर ने अपनी एक कृति थी द मॉडर्न स्टेट, उन्होंने यह तर्क दिया है कि राज्य को विभिन्न साहचर्यों यानी जितने भी एसोसिएशंस हैं उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहाँ परस्पर विरोधी वर्गों के आपसी संबंधों को अपने आप में समायोजित होने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ा जा सकता है। राज्य को न्याय के आधार पर इन संबंधों का नियमन जो है करना चाहिए। मैकाइवर ने सेवाधर्मी राज्य यानी कि सर्विस स्टेट का समर्थन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो हमारा आज का होता है उदारवाद ये होता है यहाँ पर समाप्त। इसकी अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो भाई टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करिए, फटाक से वहाँ पर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करिए। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक ब्लॉग है उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर जा कर के इस आर्टिकल को आप बड़ी अच्छे तरीके से आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर रीड कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारे कोर्स आपको वहाँ पर दिखेंगे, आप वहाँ से आप वीडियो देख भी सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ में ये जो हमारा आज का टॉपिक है इसको हम करते हैं समाप्त। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप टेलीग्राम पर बिल्कुल आप चैटिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखिए भाई। जय हिंद, जय भारत।